हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे आपके जो यूपीएसआई के संविधान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो आपके यानी प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, जो आपके इसी तरह के प्रश्न आने की संभावना रहेगी। इसलिए आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें। और यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, तो वहाँ पर जा करके आप उन वीडियो को भी जरूर देखें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है और इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहेगी। अब बात कर लेते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय प्रक्रियाओं के क्षेत्र में भारतीय नवाचार है। ऑप्शन ए प्रश्नकाल, ऑप्शन बी शून्यकाल, ऑप्शन सी स्थगन काल, ऑप्शन डी निर्गामी शस्त्र। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी शून्यकाल। निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय प्रक्रियाओं के क्षेत्र में एक भारतीय नवाचार है? तो शून्यकाल है। शून्यकाल संसदीय प्रक्रियाओं के क्षेत्र में भारतीय नवाचार है। और शून्यकाल लोकसभा में जो लोकसभा में ये होता है, और इसका जो समय होता है वो प्रश्नकाल के तुरंत बाद होता है। कब होता है? प्रश्न काल के तुरंत बाद। कब होता है? प्रश्नकाल के तुरंत बाद होता है। और आपको बता दें, ये जो टाइम होता है वो होता है आपका 12 से 1 के बीच। कितना? 12 से 1 बजे के बीच इसका होता है। और ये जो शून्यकाल में संसद सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी मामले को उठा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? यानी किसी भी जैसे पूर्व सूचना के किसी भी मामले को उठा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उठा सकते हैं। और आपको बता दें, राज्यसभा में, किसमें? राज्यसभा में शून्यकाल का समय 11 बजे से 12 बजे रहता है। कितना? 11 बजे से 12 बजे। और लोकसभा में 12 से 1 के बीच, और इसमें राज्यसभा 11 से 12 के बीच रहता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा किए जाने के लिए मंजूर करने हेतु लोकसभा कितने सदस्यों न्यूनतम द्वारा समर्थन किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 40। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी 50। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा किए जाने के लिए मंजूर करने हेतु लोकसभा के कितने सदस्यों को समर्थन किया जाना चाहिए? तो 50 सदस्यों को। कितने? 50। और ये आपको बता दें, ये लोकसभा नियम 198 में बताया गया है कि मंत्रिपरिषद के प्रति अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया का वर्णन है, जिसके अनुसार विपक्षी दल किसी भी सदस्य के लिए लिखित नोटिस, किसके लिए? यानी किसी भी सदस्य के लिए लिखित नोटिस कम से कम 50 सदस्यों द्वारा सदन में उसका समर्थन करने पर 10 दिनों के भीतर लोकसभा अध्यक्ष द्वारा निर्धारित तिथि पर लोकसभा के पटल पर अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। इसमें क्या है? मंत्रिपरिषद के प्रति अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया का वर्णन जिसके अनुसार विपक्षी दल किसी भी सदस्य की लिखित नोटिस एवं 50 सदस्यों द्वारा सदन में उसका
सदन में उसका समर्थन करने पर 10 दिनों के भीतर लोकसभा अध्यक्ष द्वारा तिथि पर लोकसभा के पटल में अविश्वास प्रस्ताव रखा जाता है। क्या रखा जाता है? अविश्वास प्रस्ताव रखा जाता है। जो 198वां यानी अधिनियम है लोकसभा का, उसमें मंत्रिपरिषद की प्रति अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया का वर्णन, जिसके अनुसार विपक्षी दल किसी भी यानी सदस्य के लिए लिखित नोटिस एवं 50 सदस्यों द्वारा समर्थन यानी प्राप्त हो और यानी करने पर 10 दिनों के भीतर लोकसभा के अध्यक्ष के यानी द्वारा यानी दिन जैसे लोकसभा के यानी पटल पर अविश्वास प्रस्ताव रखा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। राष्ट्रीय महिला आयोग की वार्षिक रिपोर्ट की गई कार्यवाही के ज्ञापन के साथ केंद्र द्वारा रखी जानी होती है। ऑप्शन केवल राज्यसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन बी संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, या ऑप्शन सी केवल लोकसभा के समक्ष, या ऑप्शन डी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष। राष्ट्रीय महिला आयोग की वार्षिक रिपोर्ट की गई कार्रवाई के ज्ञापन के साथ केंद्र सरकार द्वारा रखी जानी चाहिए, तो संसद के यानी प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जानी चाहिए। इसके समक्ष यानी संसद के सदन के समक्ष। उसके बाद केंद्र सरकार द्वारा यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जानी होती है, के समक्ष रखी जानी होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत के उच्चतम न्यायालय के संगठन, अधिकार क्षेत्र और शक्तियों और प्रक्रियाओं से संबंधित है? ऑप्शन ए भाग 7, ऑप्शन बी भाग 4, ऑप्शन सी भाग 5, ऑप्शन डी भाग 6। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी भाग 5। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत के उच्चतम न्यायालय के संगठन, अधिकार क्षेत्र की शक्तियों की प्रक्रियाओं से संबंधित है? तो भाग 5 है। कौन सा है? तो भाग 5 है। और भाग 5 के अंतर्गत अध्याय 4 में उच्चतम न्यायालय के संगठन, अधिकार क्षेत्र और शक्तियों और प्रक्रियाओं से संबंधित प्रावधान किए गए। किसमें? जो आपका यानी भाग 5 का अध्याय 4 न्यायालय के संगठन, अधिकार क्षेत्र शक्तियों और प्रक्रियाओं से संबंधित प्रावधान किए गए। संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 5। वर्ष में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई? ऑप्शन ए 1949, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1952। ये किस तरह का प्रश्न है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि इस तरह का प्रश्न पूछे जाने की प्रॉपर यानी संभावना रहेगी।
तो इस प्रश्न का जो उत्तर बताएं, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका सी 1950। कब? 1950 में। भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई। कब? 26 जनवरी 1950 को हुई थी, जबकि इसका उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया था। कब? इसका जो उद्घाटन है, उद्घाटन वो 28 जनवरी 1950 और इसकी स्थापना है वो आपकी कब है? तो वो आपकी 26 जनवरी 1950 को की गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? ऑप्शन ए अनुच्छेद 124, ऑप्शन बी अनुच्छेद 113, ऑप्शन सी अनुच्छेद 144, ऑप्शन डी अनुच्छेद 134। इस प्रश्न का उत्तर बताएं, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 124। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो 124 के तहत हुई थी। किसके तहत हुई थी? तो 124 के तहत भारतीय संविधान के 124 अनुच्छेद के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 7। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए सेवानिवृत्त की आयु कितनी होती है? तो आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन ए आपका 65 वर्ष, ऑप्शन बी 50 वर्ष, ऑप्शन सी 55 वर्ष, ऑप्शन डी 60 वर्ष। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन ए 65 वर्ष। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए सेवानिवृत्त की आयु कितनी होती है? तो 65 वर्ष होती है। कितनी होती है? कि आपकी जो 124 के तहत हुई थी, तो जो उच्चतम न्यायालय इसमें एक मुख्य न्यायाधीश, कितना? एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। कितने? 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं और एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं। यह तो 65 वर्ष होती है। और ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के 2 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के और राज्य के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीश से परामर्श करने के पश्चात जिनसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए परामर्श करना आवश्यक समझे, राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अध्यय पत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को क्या करेगा? नियुक्त करेगा। यानी और आपको बता दें कि जो न्यायाधीश हैं, कौन? न्यायाधीश वो यानी जब तक 65 वर्ष की आयु पूरी न हो जाए तब तक वो अपने कार्य पर रहेंगे। कितने? 65 वर्ष की आयु तक वो अपने कार्य पर रहेंगे। और जो 124 का दूसरा है उसमें ये बताया गया है कि राष्ट्रपति, कौन? राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे। किसमें बताया गया है? तो 124 के सेकंड में बताया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। अब तक उच्चतम न्यायालय के कितने न्यायाधीशों को हटाया या महाभियोग चला गया? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 1 या ऑप्शन डी 2। इस प्रश्न का उत्तर बताएं, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो 0। अब तक उच्चतम न्यायालय के कितने न्यायाधीश को हटाया गया या महाभियोग चला गया था? तो 0। कितने? 0 है। और आपको बता दें जो अनुच्छेद 124 है उसके चौथा जो मतलब पार्ट है उसमें बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का क्या है? इसमें प्रावधान है। क्या है? प्रावधान है। और ये जो प्रक्रिया है ये बहुत ही मतलब काफ़ी कैसी है? जटिल है। जो ये प्रक्रिया है ये प्रक्रिया काफ़ी जटिल है। किस तरह की? ये काफ़ी मतलब जटिल है। और उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर, किस पर? साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्य संख्या के बहुमत
तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3, कितने, कम से कम 2/3, कितने, 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित होना चाहिए। कितने द्वारा, तो 2/3 बहुमत द्वारा, यानी महाभियोग के क्या करना पड़ेगा, समर्थित करना पड़ेगा। जो महाभियोग है उसे क्या करना पड़ेगा, समर्थित करना पड़ेगा, समर्थित करना पड़ेगा। तब आपके यानी जो समर्थित यानी करना पड़ेगा और राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। आज तक यानी उच्चतम न्यायालय में एक भी न्यायाधीश को उसके पद से नहीं हटाया गया है। प्रश्न नंबर 9, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ दिलाता है। ऑप्शन ए भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी मुख्य चुनाव आयुक्त। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका सी, राष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं, तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। और जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति प्रत्येक जैसे व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने से पहले वो क्या करेंगे, तो राष्ट्रपति या उसके यानी उनके द्वारा नियमित नियुक्त के समक्ष किसमें, तीसरी अनुसूची में प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेंगे। क्या करेंगे, जो तीसरी अनुसूची में जो प्रयोजन किया गया है उसके हिसाब से शपथ लेंगे और अपने हस्ताक्षर करेंगे। शपथ लेने के बाद क्या करेंगे, अपने हस्ताक्षर करेंगे। प्रश्न नंबर 10, भारतीय संसद द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था। ऑप्शन ए 2016, ऑप्शन बी 2014, ऑप्शन सी 2017, ऑप्शन डी 2015। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन डी 2015। भारतीय संसद द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था, तो 2015 में। और ये आपको बता दें संविधान का 99वें संविधान संशोधन अधिनियम 2014 किसमें, 2014 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर, किसके स्थान पर, कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्त आयोग की व्यवस्था केंद्र सरकार ने 13 अप्रैल 2015 को, कब, 13 अप्रैल 2015 को ये व्यवस्था को लागू किया। कब, 13 अप्रैल 2015 को इस व्यवस्था को लागू किया। हालांकि वर्ष 2015 में, कब, वर्ष 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस व्यवस्था को असंवैधानिक मानते हुए रद्द कर दिया। क्या कर दिया था, इस व्यवस्था को असंवैधानिक मानते हुए रद्द कर दिया था। कौन सी, जो आपकी ये कॉलेजियम प्रणाली की जगह पर ये जो दूसरी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्त आयोग का जो गठन हुआ था, इसे कब खत्म कर दिया था, 2015 में ही इसे खत्म कर दिया था। किसके द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। तो ये जो आपके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो इस वीडियो में हमने अच्छे से आपको बताए हैं।
फिर भी आपको कोई प्रश्न यदि अच्छे से समझ में ना आया हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। क्योंकि यदि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो आपको पूरी तरह से अच्छे से जानकारी भी दी जाएगी। और साथ के साथ आपने यदि अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो आपको लगातार मिलती रहेगी। इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि यदि आप शेयर करेंगे तो उससे क्या है कि और भी अभ्यर्थी जुड़ेंगे। जब और भी अभ्यर्थी जुड़ेंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी कंपटीशन भी अच्छे से हो पाएगी। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें, जिससे और भी अभ्यर्थी अपने इस यूट्यूब चैनल से जुड़ पाएँ। और यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आपको वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि यदि आप लाइक कर देंगे तो हमें ये महसूस होगा कि आप वीडियो को अच्छे से समझ पाए हैं। धन्यवाद।